नमस्कार। मीडिया मैप से मैं शिखा त्यागी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम देश दुनिया के अलग अलग विषयों पे चिंतन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। हमारे साथ कई अच्छे अच्छे एकेडमिशियंस, अच्छे अच्छे सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं। उनके साथ जिन्हें काफ़ी तजुर्बा है, उनके साथ हम बातचीत करते हैं। तो पीछे हम बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान क्यों नहीं एक महान देश बन सकता। उसी सिलसिले में प्रोफेसर शिवाजी सरकार, जो कि फाइनेंशियल मैटर्स के 40 साल से ज़्यादा के जर्नलिस्ट हैं और मीडिया के एकेडमिशियन हैं, उनसे इस बारे में चर्चा कर रहे थे। तो बात हो रही थी कि शुरू के आज़ादी के शुरू के 3-4 दशकों में हमारी प्लानिंग बहुत अच्छी थी, जिसको IMF ने भी अप्रिशिएट किया था और जिसमें उस समय के प्रधानमंत्री ने काफ़ी इनिशिएटिव्स भी लिए थे। उसके बाद कहीं पर रुकावट सी आई या कुछ छिटक सा गया और या दिशाहीनता सी आई और हम पीछे होते चले गए। यहाँ तक कि आज नौबत यह है कि 80 करोड़ लोग फ्री राशन पर हैं। तो मेरे जहन पे ये था कि मैं उनसे पूछूं कि 40 साल से जो हम इतना हमारे अंदर रिग्रेसिव होते गए हैं, उसमें क्या विजन की कमी थी पहले हमारे प्लानर्स में, या इनिशिएटिव की कमी है, या किस चीज़ की है? आई मीन, डू वी हैव एनी प्लानिंग? हमारा कोई रोड मैप है कि हम देश को चलाने के लिए हमने ये सब करना है? सरकार के पास उस तरह का रोड मैप होता है क्या? है क्या? किस तरह का रोड मैप है? तो इसी बारे में मैं फिर से पूछती हूँ प्रोफेसर सरकार से। सर, किस तरह का रोड मैप है सरकार के पास? जी, रोड मैप हम बहुत जल्दी चेंज कर देते हैं। रोड मैप है, आप कह रहे हैं? रोड तो बनानी ही पड़ती है, मैप भी बनाना पड़ता है, पर हम उसको इतनी जल्दी बदल देते हैं और हम फोकस चेंज कर देते हैं। आजकल जो है पूरी मुल्क को सड़क पे ले आने की ही रोड मैप है, उसको आप जैसे भी समझें। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेस शुरू करता है आज, 5 साल बाद सरकार बदलती है या 10 साल बाद सरकार बदलती है, सरकार आके कानून बदल देती है। वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो फिर बगले झाँकता है कि मैं कहाँ जाऊँ। एज इट इज़ उसको बड़ी परेशानियाँ होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी तरह का आर्किटेक्चर नहीं है इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। जो भी कुछ करना है इंडस्ट्री ने खुद ने करना है। सरकार के द्वारा दिया हुआ कोई किसी तरह का आर्किटेक्चर नहीं है। मेरे ख्याल में आप सही नहीं है। हिंदुस्तान की तरक्की, हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, हाँ, पर इसको अगर हम मुगल पीरियड से हम कंपेयर करें, मुगल पीरियड में हिंदुस्तान वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप इकोनॉमी में से था। यस। ठीक है, कहा जाता है कि अंग्रेज आए, उन्होंने बर्बाद करके चले गए, कुछ हद तक वो भी सही है, ऐसा नहीं है नहीं हुआ। नहीं, अंग्रेजों ने तो किया ही बर्बाद, उन्होंने तो नहीं बर्बाद किया, मतलब उन्होंने बर्बाद नहीं, लूटा उन्होंने। एग्जैक्टली वोट से लूटा, उन्होंने बनाया भी, और जैसे आज भी तो लूट रहे हैं वो वर्ल्ड इकोनॉमिज्म को। आज भी तो जितने भी फॉरेन कंपनी हिंदुस्तान में पैसा लगा रही है, जितना पैसा उन्होंने लगाया पहले साल में उससे ज्यादा निकाल के ले जाती है रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स में। तो लूटने का प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है, तरीका बदल गया है। ये हो सकता है, ये क्या? देखिए, अभी 2 दिन पहले बल्कि मेरे कुछ मित्रों ने कहा भी कि दोहा में जाके एक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक हिंदुस्तानी कंपनी से MOU को साइन करते हैं, सबको तकलीफ होती है, पर उसके पीछे एक छोटा सा वजह होती है। पहले मॉरिशस लूट हुआ करता था, अब ये जो फॉरेन में जाके आप कहते हैं पैसे जो है आपके बाहर लगे भी पड़े हुए हैं, उसको कैसे लाएंगे? ये डिवाइस मेथड से लाते हैं। तो ये काम कौन करता है? सरकार करती है? सरकार तो नहीं करती। सरकार तो कानून बनाते कि ऐसी चीजें ना हो। मॉरिशस रूट्स से काफी चेक हो गया है तो दूसरे रूट्स बनाए गए। तो हिंदुस्तान की इंडस्ट्री या वर्ल्ड की इंडस्ट्री दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं। तो लूप होल्स हैं तभी तो रूल बन रहे हैं। लूप होल्स हर तक लॉ में होंगे, देयर नो लॉ कैन बी अ परफेक्ट लॉ। अगर इतना परफेक्ट लॉ होता तो अमेरिका आज इतनी परेशानी में थोड़ी होती। अमेरिका की आधी इकोनॉमी तो चाइना की इकोनॉमी है वहां। ओके, सो देयर विल बी सच थिंग्स। हिंदुस्तान में क्या प्रॉब्लम हुआ? हिंदुस्तान में प्रॉब्लम हुआ आफ्टर सेकंड प्लान पर्टिकुलरली कि प्लानिंग का खर्चा बढ़ गया।
इन्वेस्टमेंट जो प्लानिंग में था वो इन्वेस्टमेंट का खर्चा बढ़ गया, और हम जो है खास करके फॉरेन एड पर डिपेंडेंट होने लगे। सॉफ्ट एड ही चाहिए थी, चाहे IMF से आए, चाहे वर्ल्ड बैंक से आए, चाहे वेरियस UN एजेंसीज से आए। तो उस तरह से जो है हमारी जो अपनी इकोनॉमी है, अब जब भी आप एड कहने की बात होती है, भाई एड का मतलब सिर्फ होता है कि सॉफ्ट लोन है, आपको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, इंटरेस्ट आपको देना पड़ रहा है ना। तो लोन का जो आउटगो होता है रिपेमेंट में, वो जो है बहुत बड़ा होता चला गया लगातार, और वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम होगी। दूसरी चीज अगर आप देखें, आप भूल रहे हैं कि 47 से लेके 71 तक हिंदुस्तान 4 बड़ी लड़ाइयां लड़ी है। 3 लड़ाइयां पाकिस्तान के साथ, 1 चाइना के साथ, और उसके ऊपर बड़े बड़े जो पावर्स है उसका दबाव अलग रहा। हिंदुस्तान की सरकारों के लिए काम करना बहुत आसान नहीं होता है। हम बात करते हैं सिर्फ इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री नहीं, तो बाकी देश कैसे काम करते हैं? अभी हम हिंदुस्तान के बारे में बात कर लें, नहीं तो जब तक हम कंपेयर नहीं करेंगे तो नहीं, कंपेयर हम बाद में कर लेंगे, पहले अपनी बात तो कर लें। तो ये जो प्रॉब्लम्स रही है, इसके वजह से भी सरकार पे प्रॉब्लम रही। दूसरी एक जो गलती हमने शुरू से की है, और उस पर भी IMF के रिमार्क्स हैं शुरुआत के दिनों में, बाद में तो IMF उसको सपोर्ट करता रहा लगता, क्योंकि IMF भी कुछ ना कुछ बड़े इंडस्ट्रीज यानी कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के कब्जे में चला गया, उनको भी अच्छा लगा। हमने जो डेफिसिट फाइनेंसिंग की व्यवस्था की, डेफिसिट बजटिंग की। डेफिसिट बजट का मतलब क्या है? हमारे पास मान लीजिए इस साल 100 रुपए की आमदनी है, हमने 110 रुपए का बजट के खर्चे का बिल बनाया, और 10 रुपए जो है हमने लोन लिया, और वो प्रोसेस जो है हर साल बढ़ता चला गया। अगर आप पिछले 4 साल का बजट देखें, तो बजट भी आ रहा है हमारे सामने, पिछले 4-5 साल का अगर बजट देखें, तो हमारी जो उधारी जो है, जो 2013 वगैरह तक करीब 55 करोड़ के आसपास थी, 54-55 करोड़, आज सिर्फ सेंटर की ही जो है वो 176 करोड़ हो गई है। स्टेट्स के अलग है, उनको अगर आप जोड़ लें 30 लाख करोड़, पिछले 10 साल में ही बहुत बढ़ी है। 230 लाख करोड़ हिंदुस्तान की और 176 लाख करोड़ सेंटर की। ये जो लोन हम लेते चले जा रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं शुरू से होता है, लोन लीजिए, और उसके साथ क्या किया, खास करके प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर जो मोरारजी देसाई रहे हैं, वो मैं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश और बंगाल और बाकी जो गरीब स्टेट रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, उनको कोई पसंद नहीं आए एज फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि वो आते ही क्या करते थे, डेफिसिट्स बढ़ा देते थे और टैक्सेस और बढ़ा देते थे। तो टैक्स, इनकम और खर्चा, इनमें कहीं तालमेल नहीं रहा। हिंदुस्तान का आदमी वर्ल्ड का सबसे ज्यादा टैक्स देता है, हिंदुस्तान का गरीब भी 40% टैक्स देता है, हिंदुस्तान का भिखारी भी 40% टैक्स देता है। ये हम कभी नहीं सोचा हमने, ये हमारे लैक ऑफ विजन है। हमने सोचा कि टैक्स बढ़ाते जाओ, लोगों के पैसे खींचते जाओ, एक्सप्लॉइट करते जाओ, और सरकार खर्च करती है। सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करती है, वो सारा इंडस्ट्री लूट के ले जाती है, फॉरेन की छोड़ी हिंदुस्तान की। आपने मुझे सरकार की वर्किंग बता दी कि सरकार क्या क्या कर रही है, कैसे उसके प्लानिंग या लैक ऑफ प्लानिंग या लैक ऑफ विजन से फाइनेंशियल स्टेट हमारी कैसे अफेक्ट होती है, आपने ये तो बताया। आप मुझे अभी भी वो एक बड़ी पिक्चर नहीं बता रहे कि हमें तरक्की करने से हम कैसे रुक रहे हैं। हमारे इंडिविजुअल लेवल पे भी तो हम कुछ करते ही हैं ना, उस इंडिविजुअल लेवल पे हम कैसे रुक रहे हैं, रुके हुए हैं। मैं बता देता हूँ आपको उसमें क्या अड़चन है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर बैकग्राउंड से भी आती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ बिजनेस करने के लिए एनवायरनमेंट उतना फ्रेंडली नहीं है। I disagree with it. It is not a business friendly environment. It is very business friendly environment. It is not. No. देखिए, बिजनेस फ्रेंडली का मतलब क्या है कि सरकार बिजनेस के लिए भिज जाए, नहीं, बिजनेस को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना है। नहीं। आज जो है एक इंडिविजुअल लाइक यू पे
33% इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, उसके बाद सेस, उसके बाद अगर आप जीएसटी वगैरह आप जोड़ लें तो यूर पेइंग मोर देन 70%, 70 to 80% के बीच में तो आप टैक्स दे देती हैं। तो 25% में आप बच्चों को पढ़ाती हैं, बच्चों का घर का खर्चा चलाती हैं, आपका मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, और बाकी जितने भी खर्चे हैं सारे उसी में करना पड़ता है। जब आपके पास कुल 25% भी नहीं बचेंगे तो कंट्रीब्यूट तो नेशन के बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर कौन है? सिटीजन। और सिटीजन के पास ही पैसा नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है, तो मैन्युफैक्चरिंग कहां से होगी? इंडस्ट्री जो है वो भी यही बेवकूफी करती है। इंडस्ट्री, यहाँ की हिंदुस्तान की इंडस्ट्री जो है मिनिमम 15% से लेकर 40% तक प्रॉफिट कमा रही है पिछले कई सालों में। 3 से 6 गुना हो गया प्रॉफिट, पर सरकार गरीब है। देखिए, ये बहुत सारे सवाल हैं। मैं समझता हूँ इस सेगमेंट में सारे सवालों के जवाब तो मैं भी नहीं दे पाऊंगा, आप भी नहीं पूछ पाएंगे। आज हम यही कर रखे, अगले सवाल अगले उसमें अगले करें। चलिए फिर देखते हैं अगले कार्यक्रम में।